लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के नेक्स्ट मेथड, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट विद डिवेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स। तो स्टूडेंट, इस मेथड में लेखांकन का क्रम, तो स्टूडेंट इस मेथड में लेखांकन पैड-अप कैपिटल में कटौती वाले मेथड की तरह ही होगा। बाकी इसमें हम क्या करते हैं देखते हैं इस अनसोल्व क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आपको अनसोल्व क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पहले आपको बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट के नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है और फिर आपको ये जो रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम हम बता रहे हैं उस स्कीम की इंफॉर्मेशन इसमें गिव हुई। सबसे पहले इसमें आपको शेयर होल्डर फंड के बारे में दिया हुआ है कि इस कंपनी की इश्यूड है सब्सक्राइब कैपिटल है वो 60,000 इक्विटी शेयर है और 60 रुपीज ईच उनकी फेस वैल्यू है और पैड-अप कैपिटल उन पे 30 रुपीज है, यानी 30 रुपीज अभी तक अपने अनकॉल्ड अप है। रिजर्व सरप्लस गिवन है जिसमें P&L अकाउंट का बैलेंस आपको डेबिट बैलेंस दिया हुआ है और वो है 87 लाख रुपीस का। नॉन करंट लायबिलिटीज में आपको फर्स्ट डिवेंचर दिए हुए हैं और सेकंड डिवेंचर दिए हुए हैं। करंट लायबिलिटीज में अपने को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ड्यू है। असेट्स में अपने पास प्लांट मशीनरी एंड अदर हमारे जो भी प्रॉपर्टीज है उनका एक कॉस्ट का वैल्यू दिया हुआ है। करंट असेट्स अपने को दी हुई है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब उसके बारे में अपने को इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ए नाम का एक अपने पास इन्वेस्टर है, ए होल्ड द फर्स्ट डिवेंचर फॉर 30 लाख, यानी वो 30 लाख रुपीस है उसके पास फर्स्ट डिवेंचर है एंड सेकंड डिवेंचर भी उसके पास 30 लाख के है और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में से 9 लाख रुपए उसके पास है। यानी ए नाम का एक व्यक्ति है जो हमारे पास इन्वेस्टर भी है और हमारा लेनदार भी है। उसके पास दो तरह के डिवेंचर है, फर्स्ट डिवेंचर है, सेकंड डिवेंचर है और उसके पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है जो हमारे लिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में भी है। दूसरा हमारे पास बड़ा इन्वेस्टर है वो बी नाम से है जिसके पास सेकंड डिवेंचर है 30 लाख के और 6 लाख रुपए उसके पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के भी उसके पास है, यानी उसने हमें दे रखे। अब इस कंपनी ने एक प्रस्ताव के द्वारा जो रिकंस्ट्रक्शन की योजना पास की वो योजना क्या है? सबसे पहले ये है कि जो अपनी अनकॉल्ड अप कैपिटल है उसको मांग करेंगे और वो मिलने के बाद जो हमारे इक्विटी शेयर्स है उनको 52.50 रुपए यानी 52.50 रुपीज तक कैंसिल कर देंगे, घटा देंगे और नई फेस वैल्यू 7.5 रुपए रखेंगे और ये 52.50 रुपए है ये रद्द कर देंगे और ये पैसा जाएगा अपना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। सेकंड इसने क्या रखा है, ये जो हमारे पास इन्वेस्टर था वो अपने टोटल डेट में से 21 लाख रुपीस का त्याग करने के लिए रेडी है, यानी 21 लाख रुपए वो छोड़ने को तैयार है और इसके साथ साथ वो हमें 3 लाख रुपए एडवांस भी देगा, कैश में एडवांस देगा और उन सब के बदले यानी जो उसका पहले का डेट था प्लस ये 3 लाख रुपए जो हमें दे रहा है इन सब को मिलाकर 21 लाख रुपए छोड़ने के बाद वो 51 लाख रुपए के फर्स्ट डिवेंचर लेने को तैयार है। बी नाम का व्यक्ति है वो अपने टोटल डेट के बदले केवल 9 लाख रुपए कैश लेने के लिए रेडी है और बाकी जितना भी उसका डेट होता है उसको वो त्याग करने के लिए तैयार है। फिर हमें दिया हुआ है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए कहा हुआ है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो अपने पास कितने 45 लाख रुपीस है, कितने 45 है जिसमें से ए और बी को छोड़कर यानी ए के 9 लाख और बी के 6 लाख 15 लाख रुपए हटा दें, कितने बचे 30 लाख रुपए। जो ये 30 लाख रुपए है उसका हमें पेमेंट कैसे करना है वो इंफॉर्मेशन हमें डी वाले पॉइंट में दी हुई है। इसमें कहा हुआ है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन ए एंड बी are accept for sale of 7.5 is fully paid, यानी ये लोग 4 शेयर लेने को रेडी है 7.5 रुपए वाले इन satisfaction of 75% पैसा in rupees for every 60 rupees of their claim। वो कह रहे हैं कि जो वो 1 रुपए में से 75 पैसे लेंगे और 60 रुपए का के हिसाब से उनको पेमेंट यानी 60 रुपए उनको पेमेंट करना है जिसमें से 25% का पेमेंट हमें रोक के रखना है, 75% का फिलहाल पेमेंट करना है और 60 रुपए के जो 75% होते हैं उनके बदले वो 4 इक्विटी शेयर लेने को रेडी है। तो यानी कि अपने पास अगर 60 रुपए के हिसाब से देखें कि हम 60 रुपए का पेमेंट कैसे करेंगे एवरी 60 रुपए के लिए
इसमें से 75% का पेमेंट करना है, 25% हमें रोक के रखना है, जैसा कि आगे इंफॉर्मेशन में दी हुई है। द बैलेंस ऑफ 25 पैसा इन रुपीज टू बी पोस्टपोन्ड और पेबल एट द एंड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कोर्ट अप्रूवल। जैसे इस रिकंस्ट्रक्शन को, जो हमारा प्रपोजल है, उसको कोर्ट से परमिशन मिल जाएगी, उस डेट से 3 साल के बाद बचे हुए 25 पैसे का पेमेंट किया जाएगा। तो अब उसमें ये जो 60 रुपए का पेमेंट कैसे करेंगे? पहले हमें 60 रुपए का 75% निकालना है और उसका 75% होता है 45 रुपए। अब इन 45 रुपयों के लिए हम कितना पेमेंट कर रहे हैं? हम इनको 4 इक्विटी शेयर दे रहे हैं 7.5 रुपए वाले, 7.5 रुपए वाले 4 इक्विटी शेयर, यानी उनको हम दे रहे हैं 30 रुपए। कितना पेमेंट कर रहे हैं? 30 रुपए। और वो त्याग कितने रुपए का कर रहे हैं? 15 रुपए का वो हमारे लिए त्याग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले मैं एंट्री करता हूं ए वाली। जैसे ए के पास फर्स्ट डिवेंचर थे तो उनको हमें ट्रांसफर करना है, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट डिवेंचर अकाउंट दिया। उसके बाद सेकंड डिवेंचर भी थे तो सेकंड डिवेंचर अकाउंट दिया, और ये उस ए के खाते में ट्रांसफर कर देंगे, ए अकाउंट। यहाँ पे भी 30 लाख रुपए होंगे, यहाँ पे भी 30 लाख, टोटल हो जाएगा 60 लाख। अब उसके बाद ए हमें 3 लाख रुपए कैश दे रहा है, तो ये हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट दिया टू ए अकाउंट। ये 3 लाख रुपए आ जाएंगे। अब एंट्री कर देते हैं ए के पेमेंट की। ए के पेमेंट की करेंगे तो यहाँ लिखेंगे एज अकाउंट दिया टू फर्स्ट डिवेंचर, यानी इसको हम क्या दे रहे हैं? फर्स्ट डिवेंचर दे रहे हैं नए, और टू कैपिटल रिडक्शन। बचा हुआ पैसा किसमें जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो टोटल इसका अमाउंट कितना हो गया ए अकाउंट का? देखो, ए के पास 60,000 रुपए तो ये फर्स्ट और सेकंड डिवेंचर है, यानी मैं इसका अमाउंट लिख देता हूँ 72 लाख आएगा यहाँ पे। तो ये 72 लाख कैसे आएगा? 30 लाख रुपए के उसके पास फर्स्ट डिवेंचर के, 30 लाख के उसके पास सेकंड डिवेंचर के, 9 लाख के उसके पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के, और 3 लाख रुपए उसने हमें कैश दिए, और इन सब का टोटल आपका होता है 72 लाख। अब इन 72 लाख में से वो 51 लाख के तो अपने क्या लेने को रेडी है? न्यू फर्स्ट डिवेंचर, और 21 लाख रुपीस को क्या करेगा? सैक्रिफाइस कर देगा। अब हम एंट्री कर लेते हैं बी की। तो बी के पास केवल सेकंड डिवेंचर है, फर्स्ट डिवेंचर है नहीं, तो सेकंड डिवेंचर अकाउंट दिया टू बी अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 30 लाख। यहाँ पे भी आ जाएगा 30 लाख। अब और कोई बी का कुछ है नहीं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है जिसमें बी पहले से लिखा हुआ है बी के नाम से, तो उसमें अब डायरेक्ट बी का पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा बी अकाउंट दिया टू कैश टू बैंक, या कैश कर सकते हैं बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, टू कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यहाँ बी के पास 30 लाख ये है, बचा है बाकी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। टोटल कितने हो गए? 36 लाख। 36 लाख में से उसका पेमेंट हमने किया है 9 लाख का, रिमेनिंग पूरा पैसा अपना जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब अपने को करना है क्वांटम कैपिटल, यानी जो अपनी नए मांगी गई पूंजी उसे मांगते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले अपने कौन एंट्री करते हैं अपना इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू
इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री कर देंगे जब उनको हम कॉल ड्यू करेंगे। तो यहाँ अपना अमाउंट कितना आएगा, अपने पास टोटल शेयर्स कितने थे 60,000, रिमेनिंग कितना था 30 रुपीज, तो ये आ जाएगा आपका 18 लाख, और यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 18 लाख। ये एंट्री होगी ड्यू वाली। अब इसकी एंट्री कर देंगे जब मिलेगा हमें, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट BR टू इक्विटी शेयर फाइनल अकाउंट, यहाँ पे भी 18 लाख और यहाँ पे भी 18 लाख। अब हमें करना होगा इसको कैंसिल करने वाली एंट्री, वो एंट्री मैं यहाँ पर करता हूँ। अब कैंसिल करेंगे तो पहले लिखेंगे ओल्ड फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 60 रुपीज अपनी ओल्ड फेस वैल्यू है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट फिर हो जाएगा न्यू फेस वैल्यू 7.5 रुपए है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब ये अपना आएगा 36 लाख, टोटल इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा अपना 36। अब इनको 7 रुपीज वाले में कन्वर्ट कर रहे हैं और अपने पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे 60,000, ये हो जाएंगे 4,50,000। और ये कैसे होंगे, ये हो जाएंगे अपने पास टोटल इक्विटी शेयर 60,000 थे, 7.5 रुपए का एक है, तो ये आ जाएगा 40, तो रिमेनिंग कितना रह गया 31,50,000। अब हम करेंगे क्रेडिटर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के पेमेंट वाली एंट्री। तो पहले तो हम ये निकालेंगे कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितने इक्विटी शेयर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले अपने पास टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ए और बी को छोड़कर, ए और बी को छोड़कर, और ए और बी को छोड़ के हम निकालेंगे तो अपने आएंगे 45 लाख। तो टोटल है, और ए और बी को हम छोड़ देंगे, या से करते हैं टोटल क्रेडिटर अपने पास कितने थे 45 लाख। पार्ट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का पार्ट इसमें माइनस कर देंगे, जो हो रहा है 15 लाख। तो रिमेनिंग हमारे पास कितना रहा 30 लाख। ये अपना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है ए और बी को छोड़कर। अब इस 30 लाख में से हम कितना रिजर्व रख रहे हैं 25%, तो 7.5 लाख का ये हो जाएगा 25% लेस कर देंगे इसमें से 25% पोस्टपोन बैलेंस। जो पोस्टपोन बैलेंस है वो तो 30 लाख का 25% हो जाएगा आपका 7.5 लाख। तो रिमेनिंग जो हमें पेमेंट करना है वो अमाउंट आ रहा है अपना, ये अपना हो गया पेमेंट अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स। ये इतना पेमेंट हमें करना है। अब इस पेमेंट को कैसे करेंगे कि हमें ये काम आए कि एवरी 45 के लिए हम 4 इक्विटी शेयर देंगे। तो यहाँ निकाल लेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमें पेमेंट कितने अमाउंट का करना है 22,50,000 का, और कितने का पेमेंट कर रहे हैं 45, क्योंकि 60 हमें टोटल दिया हुआ है जिसमें से हम 25% रिजर्व कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं अभी। तो 60 का 25% निकालेंगे तो 15 रुपए, 15 रुपए माइनस किया तो कितना बचा 45। तो यानी हम प्रत्येक 45 के लिए 4 इक्विटी शेयर दे रहे हैं, तो इनटू कर देंगे 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 2 लाख। 2 लाख इक्विटी शेयर हम उनको इश्यू करेंगे। तो ये देखा स्टूडेंट, इसमें हम निकाल सकते हैं आसानी से कि कितने इक्विटी शेयर उनको इश्यू किए जाएंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए। तो सबसे पहले हमें इस इंफॉर्मेशन को समझना होगा। ये कह रहा है कि प्रत्येक 60 रुपए में से
25% को तो हमें पोस्टपोन करना है, तो 60 का 25% निकाल के उसे अलग कर लेते हैं। तो अभी हम पेमेंट कितने का कर रहे हैं वो अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। तो अभी हम एवरी 60 रुपए के लिए 45 रुपीज का पेमेंट कर रहे हैं, यानी प्रत्येक 60 रुपए में से 25% रख रहे हैं और 45 रुपए का अभी हम भुगतान कर रहे हैं। और उन 45 के लिए किस माध्यम से और कितना पेमेंट कर रहे हैं, तो उन 45 रुपए को हम इक्विटी शेयर दे रहे हैं। और कितने इक्विटी शेयर दे रहे हैं, 4 इक्विटी शेयर। तो यहाँ हम पहले टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे जिसका हमें पेमेंट करना है। तो टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में प्रेजेंट में हमें 22,50,000 रुपए का पेमेंट करना है। और फिर उसका 60 रुपए के हिसाब से निकालेंगे, तो अभी हम 45 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं, तो इस टोटल पेमेंट में 45 रुपए का निकाल देंगे एवरी 45 के अकॉर्डिंग। और फिर उनको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएंगे। अब इसके एंट्री कर देते हैं। यह हो जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन। अनसिक्योर्ड क्रेडिट अभी हम पेमेंट कर रहे हैं 22,50,000 का, जिसमें से इक्विटी शेयर दे रहे हैं हम 2 लाख और ये हो जाएगा आपका 15 लाख। यानी ये कैसे आएगा कि अपने पास 2 लाख इक्विटी शेयर है और एक इक्विटी 7.5 रुपए का है, तो कितने हो जाएंगे 15 लाख। बैलेंस कितना जाएगा ट्रांसफर होके इसमें, बैलेंस जाएगा अपना 7.5 लाख। अब इसमें हम वो राइट ऑफ वाली एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट दिया टू P&L अकाउंट। अब यहाँ अमाउंट आएगा आपका 87 लाख और नीचे भी हो जाएगा आपका 87 लाख। अब ये 87 लाख कैसे कैलकुलेट होंगे, तो सबसे पहले जो फर्स्ट एंट्री की थी हमने ए के लिए, तो ए वाले में हमने कैपिटल रिडक्शन अमाउंट में कितना ट्रांसफर किया था, 21 लाख। कितना ट्रांसफर किया था, 21 लाख। फिर हमने की थी बी वाले में कितना ट्रांसफर किया था हमने, 27 लाख। फिर हमने की थी इक्विटी शेयर जो अकाउंट थे उनको हमने राइट ऑफ किया था और उनका अमाउंट आया था 31,50,000। और फिर हमने किया था अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट, जिसमें हमारे पास पेमेंट आया था 7,50,000। इन सब का टोटल करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट है वो मिल जाएगी। तो स्टूडेंट इसमें जितनी भी एंट्रियां करनी थी वो सारी हो चुकी है। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले ऊपर आ जाएगा फर्स्ट शेयर होल्डर फंड। इसमें फर्स्ट आ जाएगा आपका इश्यूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। अब इसमें 60,000 तो वो हो गए जो हमने इक्विटी शेयर कैपिटल से ट्रांसफर किए थे, यानी 60 रुपए वाले इक्विटी शेयर को हमने 7.5 रुपए वाले में ट्रांसफर किया था। तो 60,000 अपने पास वो हो गए। 2 लाख हम हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट में किए थे, तो टोटल अपने पास कितने हो गए, 2,60,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 7.5 रुपीज और इनका अमाउंट है वो अमाउंट हो जाएगा आपका 19,50,000। फिर उसके बाद सेकंड इसमें जो रिजर्व सरप्लस है P&L को हमने साफ कर दिया, नहीं आएगा। फिर आएगा इसमें नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज में आएंगे न्यू फर्स्ट डिवेंचर, देखिए फर्स्ट डिवेंचर भी कह सकते हैं इनको, और उनकी वैल्यू है 51 लाख। फिर उसके बाद अपने पास इसमें आएगा
तीसरा करंट असेट्स, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज, यहाँ आएगा करंट लायबिलिटीज, और इसमें आएंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब ये कैसे निकलेगा कि टोटल अपने को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इसका अमाउंट आपके पास रहेगा 7.5 लाख रुपए। ये कैसे निकलेगा कि टोटल अपने पास कितने थे 45 लाख, जिसमें से 15 लाख किसके थे ए और बी के, और 22,50,000 का हमने पेमेंट कर दिया था। तो टोटल अमाउंट कितना बचा अपने पास, ये 7.5 लाख। इन सब का टोटल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 78 लाख। अब हम लेंगे इसका बी पार्ट, असेट्स। असेट्स में पहले लेते हैं फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में अपने पास है प्लांट एंड मशीनरी, जिसकी वैल्यू में हमने कोई चेंज नहीं किया है, जिसकी यहाँ पे थी उतनी यहाँ आ जाएगी और ये आ जाएंगे 39। फिर अपने पास था करंट असेट्स, और करंट असेट्स में अपने पास था कैश। अब कैश का अपने पास अमाउंट कितना आएगा, कैश का अमाउंट भी 39 लाख रुपीज आएगा, और इसका टोटल भी 78 लाख रुपीज हो जाएगा। अब ये 39 कैसे आया कि अपने पास पहले से कैश बैलेंस कितना है 27 लाख, प्लस हमें बैंक से कितना मिला 18 लाख, प्लस 3 लाख रुपए हमको ए ने दिए हैं, और माइनस 9 लाख का पेमेंट हम लोगों ने किया है। ये सारा एडजस्टमेंट करेंगे तो हमें ये 39 लाख मिल जाएगा। तो स्टूडेंट ये अपना सेशन कंप्लीट है।